आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर पहले बनाया हुआ है क्लास 10th के लिए, और आज का इस इकोनॉमिक्स सेशन का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने इस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है और अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना है उसके बारे में मैंने बात किया था। आज का जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, मैंने कल के लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके लास्ट में एक चीज़ डिस्कस किया था कि उसमें मैंने बताया था कि आर्थिक के विकास के बारे में मैंने चर्चा किया था, और उस विकास के बारे में वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे सरकार उसमें कौन कौन से अपनी नीतियों को अपनाती है ताकि अपने देश को एक विकास के राह पर ले जा सके, और उसके जो अपना जो संसाधन उपलब्ध है उस संसाधनों का किस तरीके से बेहतर प्रयोग कर सके। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। आज उसी के आगे मैं फिर से उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ, और सबसे पहले मैं ये बात करूँगा यहाँ की कि सतत विकास क्या है। जब विकास होती है तो उसमें कई तरीके के विकास देखने को मिलते हैं, और हम जो एक देश है उससे किस प्रकार के विकास की आवश्यकता होती है, कौन सा विकास करे जिससे कि देश को फायदा हो और नागरिकों को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, ठीक है ना। तो उस तरह के विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी कड़ी में एक विकास आता है जिसका नाम है सतत विकास, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा विकास होता है जहाँ पर जो विकास है वो क्या हो, एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो कंटिन्यू कर सके, जारी रह सके। यानी कि अगर आज कोई विकास कर रहे हैं तो उस विकास से केवल वर्तमान पीढ़ी ही लाभान्वित ना हो, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उससे क्या हो, लाभान्वित हो। और साथ ही साथ विकास करते क्रम में जब विकास किया जाता है तो उस क्रम में संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, हम सब जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। अगर उनका एक लिमिट से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगेगा तो वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, समाप्त योग्य संसाधन है। और इसीलिए अगर आज की जो पीढ़ी है उसको अगर हम देखें, वर्तमान पीढ़ी को अगर हम जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख करके विकास कर दिया जाए और संसाधनों का खूब दोहन किया जाए, तो आने वाले समय में क्या होगा कि वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विकास की एक ऐसे दिशा में लिया जाता है ताकि जो वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसका प्रयोग करने के लिए हमें विकास कर रहे हैं, तो संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें कि ना तो वो उनका ज़्यादा विद्वान हो और न ही उसका हम ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। तो इस तरह के विकास जब हम करते हैं तो उसी विकास का नाम होता है सतत विकास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सतत विकास क्या लिखा गया है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, अर्थात विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की, ठीक है ना, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर आज हम कोई संसाधन प्रयोग कर रहे हैं तो उनका प्रयोग आने वाली जो पीढ़ी है वो भी करे। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास अगर जल है तो जल का खूब ज़्यादा हम विद्वान करते हैं, जंगल है तो उसका हम खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में विद्वान कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो फिर आने वाली जो भी जनरेशन है उनकी समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके के विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास। अब इस तरह के विकास को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझ लीजिए ऐसे कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्लान की आवश्यकता होती है कि हम उस पैसे को किस तरीके से खर्च करें ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाए और जितने पैसे हमारे पास हैं उससे पूरा भी हो जाए, यानी कि वो पैसे हमारे लिए कम ना पड़े। अगर जितना है उससे हम बेहतर से अपने एक प्लान के तहत एक योजना बना लें और फिर उसका प्रयोग करें खर्च करने में, तो वो क्या होगा, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी और साथ ही साथ हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होंगी। परंतु कभी कभी क्या होता है, अगर हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करने लगते हैं तो हम क्या होता है कि बिना प्लान के करते चले जाते हैं और अंत में हमें देखने को मिलता है कि उसमें बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो संसाधन है वो खत्म हो जाए,
पैसे हमारे पास थे, लेकिन हमने उसको खर्च करने से पहले ये कतई उसका ध्यान में माइंड में ये नहीं रखा कि इसको खर्च कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदना है, किस बस क्या कौन सी वस्तु को खरीदने में कितने पैसे खर्च करने हैं, कौन सी वस्तु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उनकी एक प्राथमिकताओं का लिस्ट बना लें कि सबसे पहले ये हमारी वस्तु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो पहले उसको हम खरीदेंगे और उस पर खर्च जो आ रहा है उसके अनुपात में खर्चों को भी बांट देंगे। तो इस तरीके से जो संसाधनों का प्रयोग भी सरकार करती है, ठीक इसी तरीके से करती है। अगर जल है, जमीन है, पहाड़ है, कोई भी है, तो उसका प्रयोग अगर अलग अलग विकासात्मक कार्यों में करते हैं तो उस विकासात्मक कार्यों को करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब ये विकास कर रहे हैं तो उसमें एक दिए हुए प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग हम किस रूप में करें, कैसे करें। क्योंकि इस धरातल के ऊपर अनेकों मात्रा में संसाधन तो है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन भी है जहाँ तक हमारी जो हम मनुष्य सबको वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होता है। आज औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, बहुत से संसाधनों का विद्वान होता है, लेकिन आप कभी सोचते हैं कि जैसे अभी के समय में जो खनिज संसाधन है या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है या जो इस धरातल के तह में धसे हुए हजारों किलोमीटर नीचे की तरफ है, वहाँ तक हमारी पहुँच बहुत मुश्किल है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माना है, फिर भी हम एक हद तक, एक सीमा के बाद हम वहाँ तक पहुँचने में असफल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो कोयला खदान है, सोना चांदी या किसी भी प्रकार के जो खनिज संसाधन है जो इस धरातल के नीचे तह में दबे हुए हैं, तो हम उस तक पहुँच बनाने में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उतना भी हम टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हजार किलोमीटर नीचे जा करके हम क्या करें, संसाधनों को निकाल कर लाएं और उसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लें। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए संसाधनों तक पहुंच काफ़ी सीमित मात्रा में है, यानी बहुत कम मात्रा में संसाधन है। तो उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमें एक नियोजन की आवश्यकता होती है, एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ताकि हम कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। तो उसी के लिए एक प्रॉपर तरीके से नियोजन तैयार किया जाता है, उसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश के अंदर संसाधन जो भी मौजूद हैं उनका प्रयोग हम कोई भी विकासात्मक कार्य करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के विकासात्मक कार्य करते हैं। तो उसमें आखिर अगर सड़क बनवाएंगे तो जमीन का प्रयोग करेंगे, मिट्टी का प्रयोग करेंगे, उसमें बहुत तरीके से कंकड़ का प्रयोग करेंगे, जो कहीं ना कहीं पहाड़ों को काटा जाएगा, पत्थरों को काटा जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे पास कम है। तो इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए हमें उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, और उस प्लान के तहत वो काम किया जाता है, और उद्देश्य क्या होता है, हमारा विकास हो सके। तो यहाँ पर ये है। फिर आगे आ जाता है, बात आती है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो किसी भी देश के लिए उद्देश्य क्या हो सकता है, किसी भी देश के लिए आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। सब देश क्या होते हैं, उनके पास जो भी संसाधन मौजूद है सीमित मात्रा में है, तो उन्हीं संसाधनों का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि अपने देश को विकास करना है, ठीक है ना। उससे क्या हो कि उनका देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, उनके पास इनकम ज़्यादा हो, ठीक है ना, वहाँ की जनसंख्या है उनके लिए इनकम ज़्यादा हो, कृषि को बढ़ावा दे, ठीक है ना। यहाँ लिस्टिंग किया हुआ है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में विकास हो। फिर कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण, यानी कि जैसे पहले हमारे यहाँ कृषि की जो परंपरागत पद्धतियाँ हुआ करती थी, बहुत पुराने तरीकों से हमारे यहाँ कृषि हुआ करती थी। जैसे सिंचाई को ही ले ले तो हमारे यहाँ नहरों से सिंचाई हुआ करती थी, ठीक है ना। बहुत कम लोग, कभी कभी क्या होता था कि वो जो कुआं होता था उससे सिंचाई हुआ करती, तो जिससे कि क्या होता है, सिंचाई का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसके अभाव में, सिंचाई के अभाव में उत्पादकता कम हो जाती थी, हमारे पास उतने खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इससे विकास हुआ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ, डैम बनाए गए, बांध बनाए गए, नदियों को जोड़ा गया, जहाँ पानी की उपलब्धता अधिक है, जो बाढ़ प्रोन क्षेत्र थे, ठीक ना, फ्लड अफेक्टेड एरिया थे, तो वहाँ से पानी को उन क्षेत्रों में पहुँचाया गया जहाँ पर
सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को इंटरलिंक किया गया, तब जा करके फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और फिर हमारी उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ी। उसी तरीके से खाद्यान्न और बीज जो होते हैं उनमें उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं उस तरह के बीज प्रयोग किया गया, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया, तब जा करके धीरे धीरे हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। फिर आगे देखते हैं आत्मनिर्भर को प्राप्त करना, यानी कि हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 40% अधिक देश जो जनसंख्या थी वो गरीबी के नीचे बसर कर रही थी, ठीक है ना। अब उनके पास, हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा संकट था, हमारे पास खाद्यान्न नहीं थी। हम अमेरिका से चावल आयात करते थे और उस भोजन को करते थे। तो सरकार ने सोचा कि हम इस तरह की समस्याओं को दूर करके और खुद आत्मनिर्भर बन जाए, हम खुद क्यों ना चावल उत्पादन करें, अनाज का उत्पादन करें, जिससे हमारे देश की जनसंख्या क्या हो, उससे अपना जीवन यापन कर सके। और इसी उद्देश्य से सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, बांधों बनाना शुरू कर दिया, सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू कर दी। और इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर की संज्ञा दिया, ठीक है ना। मंदिर कहाँ, मंदिरों से तुलना किया बांधों को, क्योंकि वो हमें एक तरीके से अनाज दे रहा था, उससे उत्पादकता बढ़ रही थी, कृषि उत्पादन बढ़ रहा था। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ कि देश के अंदर बहुत तरीके के, बहुत विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, हर समाज में अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं, उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। और भारत तो विविधताओं का एक बहुत बड़ा देश है और उनमें सब में भी एकता है। तो अब वहाँ हुआ ये कि जो अलग अलग, कोई अमीर है कोई गरीब है, यानी ये जो अंतर है वो काफ़ी था। तो इसी अंतर को, यानी अमीरी गरीबी के अंतर को पाटने के लिए, ये एक कम करने के लिए, सबको एक लेवल पर लाने के लिए सामाजिक न्याय की बात की जाती है, यानी कि सबको सब चीज़ की उपलब्धता हो, सब संसाधनों तक सबकी समान पहुँच हो, सबकी भागीदारी समान हो, ये सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नियोजन अपनाया गया, ठीक है ना। गरीबी उन्मूलन कार्य चलाया गया, रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत तरह के कार्य किए गए, ठीक है ना। गरीबों के उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत तरीके की स्कीम लाए गए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा अगर बात करते हैं तो वही, अब ये चीज़ें जो भी करेगी, इस तरीके की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाने का काम जो होगा वो एक संस्था करेगी, कुछ लोग होंगे, ठीक है ना। तो उसी संस्था का नाम दिया गया योजना आयोग। भारत में आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन जो होता है उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे कि प्रथम अगर बात करें तो 1950 में हुआ था, तो हम जानते हैं कि देश 1947 में हुआ और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अब उसके हिसाब से देखेंगे तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी हुए। और अगर वर्तमान की बात करें तो अभी के जो प्रधानमंत्री वो इस आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। हालांकि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि इसका नाम बदल करके योजना आयोग से क्या कर दिया गया, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। राष्ट्रीय भारत सुधार संस्था के नाम से इसको जाना गया, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया सुधार या परिवर्तन संस्था के नाम से लिखा हुआ है, जो सारी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने जितनी सारी बात बोली वो सब यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो योजना आयोग के जो काम करती है 5 वर्षों का प्लानिंग करती थी, ठीक है, और इसको पंचवर्षीय योजना कहा गया। अगर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत को समझे तो इसकी शुरुआत रूस से मानी जाती है। रूस ने सबसे पहले अपने यहाँ जो वहाँ की जो समस्याएं थी, आर्थिक सुधार लाया था, तो उसी आर्थिक सुधार के माध्यम से योजनाएं चलाना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष का योजना लाना शुरू कर दिया था, यानी एक पूरे खाका तैयार किया था 5 वर्षों के लिए कि आगे आने वाले 5 सालों में विकासात्मक क्रियाओं को, विकास को करने के लिए, विकास की दिशा को देने के लिए कौन से कार्य किए जाएंगे। तो उसमें वो 5 साल का एक पीरियड लेके चलते थे, उसको 5 वर्षीय योजना कहा गया, पंचवर्षीय योजना। उसी का हमने अपने यहाँ अप्लाई किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी को भारत में अपनाया और वो पंचवर्षीय योजना कहलाया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब इसके साथ क्या होता है, चूंकि देश के अंदर भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर, यानी कि एक तरफ केंद्र में केंद्रीय जो प्रधानमंत्री की सरकार है यानी केंद्र है, तो अलग अलग राज्यों के भी अपनी अपनी सरकारें हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके से शासन बटे हुए हैं। तो अब संसाधनों का यूज करने के लिए अगर केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा निर्णय शक्ति होगा तो ये हमेशा संभावना बनी रहेगी दुरुपयोग करने का, संसाधनों का दुरुपयोग तरीके से, अपने मनमाने तरीके से करने का। इसीलिए
इस तरीके की समस्याएं ना हो, तो इनमें क्या गया, जो देश के अन्य राज्य हैं उनको भी शामिल कर लिया गया और वहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है ना, उनको मिला करके एक और अलग संगठन बनाया गया जिसको हम कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से योजना आयोग 5 वर्षों के लिए योजना प्लानिंग जो होती है, यानी कि पंचवर्षीय योजना तैयार करता है, तो वो जो भी उसमें बात कहता है, जो भी वो अपना रणनीति बनाता है, उसका अनुमोदन अंतिम अगर वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कर देते हैं तो वो माना जाएगा कि हाँ ये पंचवर्षीय योजना लागू होगी, ठीक है ना। तो वो अंतिम अनुमोदन देने के लिए इस तरह के एनडीसी का क्या हुआ, निर्माण किया गया। हालांकि इनमें अगर देखा जाए तो ये आपसी तालमेल को लेकर के ज्यादा इस पर फोकस दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं तो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात किया तो आर्थिक सतत विकास क्या है, ठीक है ना। फिर उसमें मैंने सारी बातें, फिर आर्थिक नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और फिर इसकी ये जो आर्थिक नियोजन करता है वो कौन करता है, उसकी क्या नाम, उसका नाम क्या है, तो योजना आयोग कहते हैं। फिर उसमें सारी चीजें मैंने बताया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार लिख लें। फिर मैं आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं अगले इसी के आगे मैं उसको जारी रखूंगा, ठीक है ना। और ये आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको लिख लें आप लोग।